गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक जो हम लोग जो थे अनुपात का कुछ क्वेश्चन को कर रहे थे, कुछ थ्योरी कर रहे थे, और उसका जो थ्योरी अभी बहुत सारा बचा हुआ है वो आगे की वीडियो में हम उसका बहुत सारा कंटेंट आपको देने वाले हैं। बच्चों, आपका जो कमेंट आ रहा था उसमें बहुत बच्चों की ये मांग थी कि सर आप एडवांस का भी कुछ सेक्शन पढ़ा दीजिए, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया है। और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही हम लोग का उत्साह बढ़ाते रहेंगे। तो बच्चों, चूँकि आप लोग की बहुत दिनों से मांग है कि सर आप एक एडवांस का भी सेक्शन पढ़ा दीजिए, तो बच्चों जो एडवांस का जो सबसे आसान जो सेक्शन होता है वो होता है आपका बीजगणित अलजेब्रा। तो बच्चों जो सबसे आसान सेक्शन है हम इसी से चालू करते हैं आपको। और आज इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा का बहुत से सारे बेसिक बातों को समझेंगे कि अलजेब्रा किस तरह से क्वेश्चन को हल किया जाता है, अलजेब्रा में कौन से पॉइंट क्या हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, समीकरण क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके बाद अलजेब्रा में कितने तरह से क्वेश्चन एराइज होते हैं, कौन कौन पॉइंट को जानना जरूरी है, तो उसका हम लोग बहुत ही बारीक अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अगर सबसे बड़ी बात की जाए कि भाई अलजेब्रा है क्या, अलजेब्रा जिसको हम लोग हिंदी में बीजगणित बोलते हैं, इसका मतलब होता क्या है। तो बच्चों, जब आप अलजेब्रा बीजगणित का डिफिनेशन पे आओगे तो हर जगह आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा कि चर एवं अचर पदों का जो सम्मिलित रूप है उसी को हम लोग अलजेब्रा कहते हैं, बीजगणित कहते हैं। चर का मतलब जो होता है बच्चों वो होता है वेरिएबल, और अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। यानी अगर हम आपको बोल दें कि भाई बीजगणित है क्या, तो बच्चों अलजेब्रा जो है चर और अचर पदों का सम्मिलित रूप है। चर जिसको हम लोग इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, और अचर जिसको इंग्लिश में हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो बच्चों बीजगणित कुछ नहीं है, बीजगणित जो है चर एवं अचर पदों का एक सम्मिलित रूप है। अब बच्चों देखो, सवाल यहीं पे राई हो जाता है कि भाई चर है क्या और अचर क्या है। सबसे पहले तो इसी को समझे हम लोग कि चर हम लोग किसको बोलेंगे और अचर किसको बोलेंगे। बच्चों अगर चर की बात की जाए तो बीजगणितीय वैसा मान, वैसा एक्सप्रेशन जिसका मान हर समय बदले। जैसे अगर बच्चों अगर हम आपको बोल दें कि 5x बराबर 20, यहाँ बच्चों जब आप x का मान निकालोगे तो x का वैल्यू आप बोलोगे भाई यहाँ x का वैल्यू 4 है। अगर बच्चों को अगर बोल दे कि 2x बराबर -10, तो आप बोलोगे कि x का वैल्यू -5 है। या बच्चों अगर और कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए और कोई बोले 3x बराबर 18, तो आप यहाँ से बोलोगे x का वैल्यू 6 है। तो बच्चों x तो वही है, लेकिन x का मान हर समय जो है वो बदलते जा रहा है। आप देख रहे हो कि x का मान यहाँ कभी 4 आ रहा है, कभी x का मान -5 आया, कभी x का मान 6 आया। तो बच्चों हम बोलेंगे कि जो यहाँ x जो है वो वेरिएबल है, ये जो है चर है। अगर अचर की बात की जाए बच्चों, तो कोई अगर बोल दे कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, यहाँ देखोगे बच्चों आप कि जो x जो है वो तो वेरिएबल है, लेकिन x के बगल में जो एक टर्म लगा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं अचर, मतलब कांस्टेंट टर्म है। यहाँ देखोगे तो बोलोगे आप ए भी कांस्टेंट टर्म है, ए भी जो है आपका कांस्टेंट टर्म है। अब बच्चों देखो, सवाल ये उठता है कि जब भी अगर कोई आप एक्सप्रेशन लिखोगे, कभी भी कोई समीकरण लिखोगे, तो उसमें चर एवं अचर पद का पहचान आप कैसे करोगे। जैसे बच्चों अगर कोई आपको बोल दे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, मान लो एक समीकरण है और इसमें अगर आपको कोई बोल दे कि बताइए इसमें चर राशि कौन है,
और अचर राशि कौन है, मतलब वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है। तो बच्चों जो चर एवं अचर पद की जो पहचान होती है उसका जो कंसेप्ट ये है कि देखोगे आप कि वैसा बीजगणितीय मान या वैसा अल्फाबेटिक मान जिसको हम लोग बोलते हैं, जो अगर किसी समीकरण के प्रत्येक पद में मौजूद हो तो वो जो कहलाएगा वो चर कहलाएगा, और अगर प्रत्येक पद में मौजूद ना हो तो वो राशि जो है आपका अचर हो जाएगा। बच्चों अगर इसको आप गौर से देखोगे तो आप इसको बोल सकते हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गुने एक्स के पावर 0। आप जब 11 क्लास में पढ़ते होगे, लिमिट पढ़ते होगे, तो उसमें बताया गया होगा कि किसी भी जो है वो चर का घात अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो चूंकि यहाँ पे हम 1 से गुना करेंगे तो सी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और उस 1 को हम एक्स के पावर 0 बोल सकते हैं। तो बच्चों आप देखो क्या कि इस पद में भी देखिए x मौजूद है, इस पद में भी x मौजूद है और इस पद में भी x मौजूद है। चूंकि x जो है इस समीकरण के सभी पदों में मौजूद है तो हम बोलेंगे भाई जो x है वो x चर राशि है, जिसको इंग्लिश में हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। और चूंकि बच्चों जो यहाँ पर a है, a सभी पद में मौजूद नहीं है, b भी जो है सभी पद में मौजूद नहीं है और c भी जो है सभी पद में मौजूद नहीं है, तो बच्चों हम यहाँ पे बोलेंगे कि a, b और c जो है वो अचर राशि है। अचर का मतलब कांस्टेंट टर्म है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पहचानना जरूरी था कि भाई बीजगणित जो है वो चर एवं अचर पदों का सम्मिलित रूप है। उसमें जो है चर क्या है और अचर क्या है। चर का मतलब कि वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसका मान हमेशा बदले, उसे हम लोग चर बोलेंगे, और वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसका मान कभी ना बदले उसको हम लोग अचर राशि बोलते हैं। अब बच्चों देखो सवाल जो उठता है कि भाई चर कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों जब कंपटीशन में हम लोग जाएंगे तो चर जो हम लोग को पढ़ना है वो 2 प्रकार का पढ़ना है। बच्चों चर जो होता है जिसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वतंत्र चर और एक होता है अस्वतंत्र चर। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। अब बच्चों देखो सवाल ये उठता है कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, स्वतंत्र चर क्या है और अस्वतंत्र चर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखो बच्चों हम अगर एक एक्सप्रेशन लिखें कि z बराबर एक्स प्लस वाई, और अगर इसमें कोई अगर हमसे पूछते कि बताओ कि इसमें स्वतंत्र चर कौन है और अस्वतंत्र चर कौन है, तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे जो z है वो डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई के योग पर। z जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पर। यानी बच्चों अगर कहने का मतलब कि अगर x का मान अगर आप 2 ले लो, y का मान 1 ले लो, तो z नहीं चाहते हुए भी मजबूरी में इसको 3 होना पड़ेगा। यानी यहाँ बोलोगे भाई z का वैल्यू तो 3 हो जाएगा, फिर आपको z गेस करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बोले कि भाई x का वैल्यू 4 ले लो और y का वैल्यू 3 ले लो, तो z ऑटोमेटिक 7 हो जाएगा। अगर बच्चों कोई आपको बोल दे कि x का वैल्यू -2 ले लो और y का वैल्यू 7 ले लो, तो ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो z है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, x और y पे। तो बोलेंगे भाई जो z यहाँ पर जो है वो z जो है अस्वतंत्र चर है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट मतलब डिपेंड कर रहा है किस पे, तो x और y पे। जबकि x और y जो है किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका हम लोग वैल्यू रैंडमली मान रहे हैं। तो बोलेंगे भाई जो x और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बच्चों जो हम लोग अलजबरा सीखने जाएंगे, जब क्वेश्चन बनाए जाएंगे, तो इस बात का जो है बहुत ज़्यादा आगे यूज आने वाला है कि भाई कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कहने का मतलब कि कौन स्वतंत्र चर है और कौन अस्वतंत्र चर है। तो बच्चों इसके बारे में तो हम लोग समझ गए। अब देखो बच्चों छोटी छोटी बात जो है, अब सवाल देखो क्या उठता है कि आप जब पढ़ते हो अलजबरा, छोटे छोटे चीज़ पहले आप समझ लो।
आप जब अलजेब्रा पढ़ते हो तो आप 6, 7, 8 से ही समीकरण का यूज करते हो। अगर हम आपको बच्चे से पूछें कि आप बताओ समीकरण क्या है, जिसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं, कि भाई समीकरण है क्या। ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ही एक समीकरण है। बच्चों समीकरण जो होता है इसका डिफिनेशन क्या है कि वैसा बीजगणितीय मान जो किसी खास मान के लिए सही हो, वैसा बीजगणितीय व्यंजक जो सिर्फ खास मान के लिए सही हो, यानी LHS बराबर RHS हो, वो आपका समीकरण कहलाता है। जैसे अगर बच्चों की बात अगर हम लोग समझें कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, अगर ये समीकरण है तो सिर्फ एक कुछ ही मान के लिए सही होगा, यानी कुछ ही मान के लिए इसका LHS और RHS से बराबर होगा, सभी मानों के लिए नहीं होगा। बच्चों जब इसको आप सोल्व करते होगे तो एक आप लाते होगे x बराबर 2 और एक x बराबर आप 3 लाते हो। इसका मतलब देखो बच्चों ये हुआ कि x बराबर 2 रखोगे तो LHS बराबर RHS से मतलब 0 मिलेगा, और x बराबर 3 रखोगे तब भी LHS बराबर RHS मिलेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा मान नहीं है जो इसको 0 कर दे, यानी 2 और 3 के अलावा कोई भी मान यहाँ पे रख के देख लो, कभी भी ये जो व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, कभी 0 नहीं होगा। यानी ये जो है वो सिर्फ खास मान किसके लिए सही है, तो 2 और 3 के लिए सही है। बच्चों अगर पुट करके आप देखोगे तो 2 के स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 प्लस 6, यहाँ आप देखोगे तो 4 माइनस 10 प्लस 6 काटोगे 0 हो गया। अगर आप 3 भी पुट करके देखते तो देखो ये 9 हो जाता, माइनस 15 प्लस 6 ये भी कट के 0 हो जाता। और 2 और 3 के अलावा कोई भी ऐसा मान आप पुट करो कभी ये 0 नहीं होगा। तो सिंपल डिफिनेशन जो समीकरण का होता है कि वैसा बीजगणितीय एक्सप्रेशन जो किसी खास मान के लिए सही हो, किसी खास मान के लिए LHS बराबर RHS हो, उसे हम लोग समीकरण बोलते हैं। और बच्चों समीकरण पहचानने का देखो नियम है कि समीकरण जो है वो 2 प्रकार से चलता है, एक घात के आधार पर जिसको हम लोग पावर बोलेंगे, डिग्री भी बोलते हैं बच्चों, और एक जो है चर के आधार पर जिसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे बच्चों। अब देखो सवाल क्या उठता है कि जो समीकरण घात के आधार पर चल रहा है बच्चों, उसमें चर हमेशा फिक्स होगा, चर कभी चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब बच्चों अगर बोल दे कि x बराबर 4, या बच्चों अगर कोई बोल दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, या x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0। बच्चों यहाँ आप देखो कि देखो समीकरण जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक घात होता है, एक चर होता है। अगर घात बदला तो फिर उसका चर नहीं बदलेगा, और अगर चर बदल रहा है बच्चों तो फिर उसका घात नहीं बदलेगा। समीकरण का रूल होता है, नियम होता है। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चूंकि इसमें घात बदल रहा है, देखो ये तो एक घातीय समीकरण है, इसका घात 1 है। यहाँ देखोगे इसके पद में तो भाई इसका घात 2 था, इसका घात 1 था और इसका घात 0 था। इसका मतलब कि इसके प्रत्येक पद का जो बच्चों है घात बदल रहा है। तो घात अगर बदल रहा है तो चर बदलना नहीं चाहिए। तो देखो आप यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x छिपा हुआ है, तो चर नहीं बदल रहा, सिर्फ घात बदल रहा है। तो बोलेंगे कि भाई ये घातीय समीकरण है, घात के आधार पे समीकरण चल रहा है। बच्चों यहाँ भी आप देखोगे तो देखो इस पद का घात 3 है, इस पद का घात 2 है, इसका घात 1 है और इसका घात 0 है। चूंकि घात बदल रहा है तो बच्चों इसका चर नहीं बदलेगा। देखो सब जगह चर जो है इसका x है। तो बोलेंगे कि भाई ए भी समीकरण है, ए भी समीकरण, ए भी समीकरण है, लेकिन ये घातीय समीकरण है, घात के आधार पे समीकरण चल रहा है। बच्चों अगर दूसरे समीकरण की बात करें तो देखो अगर कोई बोले कि x बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। यहाँ देखो बच्चों आप देख रहे हो कि चूंकि यहाँ पे चर जो है पहले x आया, फिर चर y आया, फिर चर z आया, यहाँ चर बदल रहा है। बच्चों देखो यहाँ चर नहीं बदल रहा था, घात बदल रहा था, लेकिन यहाँ जो है वो बदल रहा है चर।
तो बच्चों अगर चर बदलेगा तो घात बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, समीकरण का नियम है। तो देखोगे इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है और इसका भी घात 1 है। इसका मतलब कि यह समीकरण हो सकता है। आगे जाके इसको हम सोल्व करेंगे कि भाई चूंकि वेरिएबल 3 है, चर 3 है, तो इस समीकरण को सोल्व करने के लिए समीकरण भी 3 होना चाहिए। जितने चर होने चाहिए उतने ही समीकरण होनी चाहिए, वो आगे की बात है। यहाँ देखो बच्चों, देखो कि भाई यहाँ भी चर बदल रहा है, एक चर x है, एक चर y है। अगर चर बदलेगा तो फिर इसका घात नहीं बदलना चाहिए। आप देखो इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, यानी घात नहीं बदल रहा है। तो बच्चों समीकरण को हम लोग जानेंगे कि भाई समीकरण का डिफिनेशन जो होता है वो वैसा बीजगणितीय एक्सप्रेशन जो किसी खास मान के लिए सही हो, और उसको हम लोग 2 पार्ट में बांट के सीखेंगे आगे, एक घात के आधार पर, एक चर के आधार पर। अगर घात वाला समीकरण है तो फिर उसका चर नहीं बदलना चाहिए, अगर चर वाला समीकरण है तो फिर उसका घात फिक्स होना चाहिए। अब बच्चों आपके माइंड में एक बात हो रहा होगा कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई घात भी बदले और उसका चर भी बदले, दोनों बदले। बिल्कुल, अगर किसी भी बीजगणितीय एक्सप्रेशन में घात और चर दोनों बदल रहा है बच्चों, तो फिर उसको हम लोग समीकरण नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग व्यंजक बोलते हैं। अगर कोई बोले भाई व्यंजक क्या है, व्यंजक क्या है बच्चों, व्यंजक जिसको इंग्लिश में हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। बच्चों अगर इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखें तो x³ प्लस 4y² प्लस 12z8 बराबर मान लो 0। कोई बोलेगा क्या यह समीकरण है? तो बच्चों समीकरण होने के लिए अगर चर बदले तो घात नहीं बदलना चाहिए, और घात बदले तो चर नहीं बदलना चाहिए। बच्चों अगर यहाँ आप देखोगे तो भाई इसका घात 8 है, बिल्कुल, इसका जो घात है वो 2 है, और इसका जो घात है वो 3 है। इसका मतलब कि ये कंफर्म हो गए हैं कि ये जो लिखा हुआ है उसका घात वेरिएबल है, घात बदल रहा है। अब अगर चर की बात करो तो बताओ बच्चों, यहाँ पर चर x है, यहाँ पे चर y है, और यहाँ पे चर z है। तो बच्चों इसका घात भी बदल गया और इसका चर भी बदल गया। इसका मतलब कि कभी ये समीकरण नहीं होगा, इसको हम लोग सिंपल व्यंजक बोलेंगे। व्यंजक का मतलब एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो बच्चों जिसका घात और चर दोनों बदले उसको हम लोग समीकरण नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग व्यंजक बोलते हैं। तो हम लोग बच्चों समीकरण समझ गए, चर समझ गए, अचर समझ गए। अब सवाल उठता है कि बच्चों सूत्र क्या है, क्योंकि बीजगणित में बच्चों के माइंड में रहता है कि भाई बीजगणित बनाना है तो सूत्र याद करो, जबकि कंपटीशन में बिल्कुल उसका जरूरत नहीं है बच्चों। केवल आप छोटे छोटे बात समझोगे, आपको अलजबरा कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा। तो देखो सवाल उठता है कि भाई अब बताइए कि भाई सूत्र किसको हम लोग बोलते हैं, फॉर्मूला किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग सूत्र बोलते हैं बच्चों। समीकरण तो बच्चों उसको बोले कि भाई किसी खास मान के लिए सही हो, उसको हम लोग समीकरण बोलते हैं। लेकिन बच्चों सूत्र होता है कि सूत्र एक ऐसा समीकरण है जो सभी मानों के लिए सही हो जाता है, यानी कुछ भी मान आप वहाँ पे रख दो तो सारे मान में LHS और RHS बराबर होगा। तो कभी भी अगर ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिल जाए, वैसा समीकरण आपको मिल जाए जो सभी मानों के लिए सही है, तो बच्चों उसको हम लोग सूत्र बोलते हैं। जिससे अगर कोई बोल दे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बच्चों देखो आप a और b का वैल्यू यहाँ पे आप तुम कुछ भी रख दो, कोई भी पॉजिटिव, कोई भी निगेटिव, कोई भी ऐसा टर्म रख दो आप a और b का वैल्यू, आप LHS में पुट करो, RHS में पुट करो, हमेशा इक्वल होगा। कभी कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है जिसमें LHS और RHS बराबर नहीं है। यानी ये दुनिया के सभी मानों के लिए सही है, सभी अंकगणितीय मानों के लिए सही है। तो बच्चों जो सभी मानों के लिए सही हो जाए उसको हम लोग समीकरण नहीं, उसको हम लोग सूत्र बोलते हैं। अब बच्चों देखो आगे अलजेब्रा में हमको एक टर्म और जानना है। बोले भाई बहुपद क्या होता है, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। कि भाई बहुपद क्या है ये बताइए।
बच्चों अगर बहुपद की बात की जाए तो बोलता है कि देखिए बहुपद क्या है। तो बहुपद कोई भी जो एक्सप्रेशन है वो बहुपद तभी हो सकता है, पोलिनोमियल तभी हो सकता है जो चर और घात के हिसाब से सही हो। कहने का मतलब कि बहुपद होने के लिए, कोई भी एक्सप्रेशन को बहुपद होने के लिए सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए कि चर की संख्या जो होनी चाहिए वो हमेशा एक होनी चाहिए। चर एक ही होना चाहिए। अगर दो प्रकार का चर हो गया बच्चों तो कभी भी जिंदगी में वो बहुपद नहीं कहलाएगा। दूसरा क्या होता है कि जो घात होना चाहिए भिन्न में ना होना चाहिए, भिन्न में ना हो, या इसी को हम बोलेंगे रूट में ना हो। सबसे पहले तो किसी भी एक्सप्रेशन को बहुपद होने के लिए चर की संख्या एक होनी चाहिए और घात जो है कभी भी रूट में नहीं होनी चाहिए, भिन्न में नहीं होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। बच्चों देखिए, अगर हम आपको बात करें, जैसे कोई बच्चों बोल दे कि बताइए इसमें से बहुपद कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4√x प्लस 8 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 8 बराबर 0, एक्स के पावर 3/2 प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस √5x प्लस 4 बराबर 0। जैसे बच्चों अगर कोई हमको बोल दे कि बताइए कि इसमें बहुपद कौन सा है, तो बच्चों बहुपद होने के लिए सबसे पहले बात क्या है कि जो चर की संख्या होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए और घात कभी भिन्न में या रूट में नहीं होनी चाहिए। बच्चों अगर इसको अगर हम गौर से देखें तो ये पार्ट तो सही है कि चलो चर x है, इसका घात 2 है, यानी घात जो है रूट में भी नहीं है और भिन्न में भी नहीं है। लेकिन अगर इस पार्ट का आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पे जो चर है उसका जो घात है वो रूट में यानी भिन्न में है। तो बच्चों अगर किसी भी चर का जो घात है रूट में हो जाए तो कभी भी बहुपद नहीं होगा, तो बोलेंगे बहुपद नहीं है। अगर बच्चों इसमें कोई पूछे कि बताइए ये बहुपद है कि नहीं, तो बच्चों यहाँ आप देखोगे कि पहले तो हम बताएं कि चर की संख्या एक होनी चाहिए। आप यहाँ देखोगे तो बच्चों जो चर है, एक चर x है और एक चर y है। तो बच्चों इसमें चर की संख्या एक नहीं है, दो प्रकार के चर आए, एक x आया और एक y आया। तो कभी भी अगर दो प्रकार के चर हो जाए तो ये कभी बहुपद नहीं होगा, यानी बोलेंगे भाई ये भी बहुपद नहीं है। अगर बच्चों इसकी बात की जाए तो हम बोले कि चर का घात कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए और यहाँ जो चर का घात वो भिन्न में है, बट्टा में है, तो बच्चों ये भी बहुपद नहीं है। लेकिन बच्चों अगर चौथा बात किया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस √5x प्लस 4 बराबर 0 ये बहुपद है कि नहीं, तो बच्चों हम बता रहे हैं कि चर जो होना चाहिए, चर का मतलब वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, अंक रूट में हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर देखो आपकी क्या x जो है उसका घात भिन्न में है तो नहीं है, यहाँ x का घात भिन्न में है तो नहीं है, यहाँ पर x के पावर 0 जो है वो भी भिन्न में नहीं है। भिन्न में है कौन, तो अंक है। तो अंक भिन्न में हो जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। हमको जो होना चाहिए वो चर भिन्न में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें चर की संख्या भी एक ही प्रकार का चर x आ रहा है और घात भी भिन्न में नहीं है, इसका मतलब कि बच्चों ये बहुपद होगा। तो बच्चों हम लोग अभी बेसिक जो वीडियो है, ये सबसे पहला वीडियो आपको जो था ये इंट्रोडक्शन हम आपको समझा रहे हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, समीकरण किसको बोलते हैं, सूत्र किसको बोलते हैं, बच्चों बहुपद किसको बोलते हैं, ये बातों को हम लोग समझ रहे हैं। अब बच्चों देखो सवाल क्या होता है कि जो बीज गणित है वो बीज गणित में 6 बात को अगर आप समझ गए, 6 कंसेप्ट आप समझ गए तो कभी भी आपको लाइफ में अलजेब्रा दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले बच्चों जो कंसेप्ट पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन होमोजेनियस इक्वेशन, यानी वैसे समीकरण जो समघातीय सूत्र पर आधारित हो। अब बच्चों समघातीय सूत्र क्या हो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। दूसरा बच्चों कंसेप्ट पढ़ना है जीरो रूल। जीरो रूल क्या है कि उसमें हम लोग चर को जीरो मानते हैं और क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर लेते हैं। बच्चों तीसरा जो अलजेब्रा का नियम है उसको हम लोग बोलते हैं पुटिंग द वैल्यू, उसमें वैल्यू पुट करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। बच्चों चौथा जो अलजेब्रा का पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, जो
जो बहुत ही अच्छा पार्ट है, वो भी बहुत आसान ढंग से हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे अलजेब्रा में। बच्चों 5वां जो इसका पार्ट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी अलजेब्रा में 7 प्रकार के होते हैं। तो सातों जब आइडेंटिटी हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप अलजेब्रा के क्वेश्चन को सोल्व करोगे। और आइडेंटिटी जो होता है बच्चों अलजेब्रा का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। बच्चों अगर छठा पॉइंट की बात करें अलजेब्रा में तो हमको पढ़ना है मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। महत्तम मान और न्यूनतम मान अलजेब्रा में कैसे निकलता है उस चीज़ को पढ़ेंगे। और जो 7वां पार्ट है बच्चों, 7वां पार्ट जो अलजेब्रा हम लोग को पढ़ना है जिसमें कुछ एपी का थ्योरी आएगा, जीपी का थ्योरी आ जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग मिक्स अलजेब्रा, मतलब उसमें सारी चीज़ का मिक्सचर होता है। तो बच्चों जब हम मतलब अगले वीडियो में आएंगे अलजेब्रा के तो हम आपको सबसे पहला जो थ्योरी चालू करेंगे बच्चों वो हम लोग चालू करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन इन अलजेब्रा, समघातीय सूत्र बीजगणित में कि कैसे उसके कंसेप्ट से हम लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करेंगे। और बच्चों जो भी हम क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर होंगे, किरण पब्लिकेशंस होंगे, राकेश यादव के बुक से होगा, या जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो हम आपको सोल्व करवाएंगे और दिखाएंगे कैसे हम लोग जो है विद इन ए सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए नमस्कार। जब अगले वीडियो हम लोग आएंगे तो अगला वीडियो हम लोग का चलेगा फर्स्ट अलजेब्रा का वीडियो होगा होमोजीनियस इक्वेशन पे। तो नमस्कार, आप ऐसे ही कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें। बच्चों जब आप कमेंट करते हो तो हम लोग को पता चलता है। और बच्चों एक बात और आपसे जो है वो आग्रह है कि आप जो है वो कम से कम कमेंट में बताते रहें कि साउंड का क्वालिटी कैसा चल रहा है, पिक्चर का क्वालिटी कैसा है, या और भी कुछ आप लोग देते रहे। आज देखो पिछले वीडियो में कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। एक महाल जी हैं, आपका कोई एक राय जी हैं, कोई एक शर्मा करके कोई लड़की हैं, तो बहुत अच्छे कमेंट किए हैं। और आप सबको बहुत शुक्रिया कि आप कम से कम कमेंट कर रहे हैं, आप टाइम दे रहे हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।